स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह और चर्चा करूंगा लव जिहाद पर। ऐसा कोई महीना नहीं बीतता होगा, आप सभी जानते हैं, जब लव जिहाद का कोई ना कोई मामला नहीं आता होगा। और उस मामले को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में जो क्राइम रिपोर्ट का एक टेक्निकल रिपोर्टिंग वाला तरीका होता है, उस तरह से, या फिर सोशल मीडिया में तमाम तरह से रिपोर्टिंग राष्ट्रवादियों का एक कदम आगे जाकर के कुरान, हदीस इत्यादि को जिम्मेदार ठहराते हुए आईना का रुख इस्लाम की ओर कर देने से लेकर के इन सबों के बावजूद क्या कभी लव जिहाद के मामले रुके हैं? हम इस पर विचार नहीं करते। इतना हल्ला गुल्ला, इतना पुलिसिया एक्शन होने के बाद भी फिर भी लव जिहाद के मामले नहीं रुकते हैं। जरा आईने का रुख अपनी ओर करके तो हम देखें, तब हमें पता चलेगा अरे हम इस्लाम को, मुसलमानों को, कुरान को, हदीस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कटघरे में तो खड़े होने हो हम हैं। मैं आज इस वीडियो वार्ता के माध्यम से, जैसा कि थंबनेल में मैंने स्पष्ट कर दिया है, कि मुसलमानों को मैं लव जिहाद के चार्ज से, आरोप से मैं उन्हें बरी करता हूं। इस पूरे मामले को मुसलमानों के खिलाफ मैं खारिज करके आईने का रुख उनकी तरफ से हटा करके अपनी ओर ला करके इस मामले को एक नए तरीके से रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं फिर एक बात कहता हूं, बीते दिनों में ना जाने कितने मामले आए। इन दिनों जब से वो केरला से एक नया शब्द आया लव जिहाद, तब से तो लव जिहाद शब्द उनकी एक तरह से प्रॉपर नाउन बन गया। लेकिन ये मामला आज तक नया नहीं है। मैं जब 2002, 3, 4, 5, 6 तक मैं जब द टेलीग्राफ में काम करता था, तब ये सारे मामले मेरे सामने आते थे। कई मामले मैंने खुद रिपोर्ट किए और विक्टिम से मुलाकात की, उसके परिवार से मुलाकात की। उस समय ये शब्द नहीं था। हम इतना ही समझते थे कि ये मजहबीकरण का एक तरीका है। मैं धर्मांतरण नहीं कहता। धर्मांतरण का मतलब होता है कि एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म पे जाना। ये मजहबीकरण है। मजहबीकरण की प्रक्रिया के तहत ये सारे मामले होते थे। मैं उन केसेस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस समय तो इक्के दुक्के केस होते थे और रिपोर्ट करना कितना मुश्किल होता था। पुलिसिया महकमे में कितनी पैठ रखनी होती थी, कितने सोर्स बनाने पड़ते थे, तब जाकर के कुछ मामले सामने आते थे। अब तो ये थोक के भाव में मामले आ रहे हैं। फिल्में बन रही हैं, कन्वर्सन नाम की फिल्म बन रही है, केरला स्टोरीज बन रही है एक के बाद दूसरी, और तमाम तरह से ये जो मामला है मजहबीकरण लव जिहाद का आ रहा है। ऐसे में उन कहानियों को एक एक करके जाएंगे। हाँ, एक अंतर हो सकता है, जिन दिनों मैं रिपोर्ट करता था उन दिनों का जो टेक्निक था और उन दिनों का जो मैं एक घटना का जिक्र अवश्य करूंगा। एकदम व्यक्तिगत मामला, मैं रिपोर्टर के रूप में उसको रिपोर्ट करते करते मैंने जो अनुभव किया था उसको मैं शेयर करूंगा आगे। क्योंकि इस चर्चा में जो आईने का रुख जब अपनी तरफ करेंगे, तब उस चर्चा को हम एक संदर्भ में रख पाएंगे, तब वो लाजमी होगा। तो ये मामले ऐसे अनवरत चल रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं। चर्चाएं हो रही है, जागरूकता फैल रही है। हम कह रहे हैं हमारी हर बेटी को, हर युवती को जाकर के केरला स्टोरी देखना चाहिए, जानना चाहिए कि कैसे शत्रु जो है जाल बिठा करके बैठा हुआ है। एनिमीज आर ऑन द प्राउल। ये सारी बातें होने के बाद भी लव जिहाद के मामले रुक नहीं रहे हैं। जो सिंगुलर केसेस हैं वो तो अनवरत चल रहे हैं। सामूहिक मामले सामने आ रहे हैं, सिंगुलर केसेस इक्का दुक्का आते हैं, उसको भी वो जिहादी जो इतना बड़ा उनका एक फंड है उससे वो दबा देते हैं। अब आते हैं आईने के रुख को थोड़ा इस्लाम, मुसलमानों, हदीस इत्यादि से घुमा करके, और क्राइम रिपोर्टर वाले जो टेक्निकल एक बंधा बंधाया, जो एक जिसे कह सकते हैं कि रोबोटिक लैंग्वेज से हट करके आईने को अपनी ओर कर लेते हैं। इस कड़वी सच्चाई को सुनने के लिए आईने को मोड़ना होगा और कटघरे में मुसलमानों को हटा करके मुझे, आपको, हिंदू समाज को खड़ा होना होगा। और उस खड़े होने की प्रक्रिया शुरू करते हैं हम कुछ संदर्भों से। संदर्भ होगा हमारा मनुस्मृति। मनुस्मृति से बात को शुरू करेंगे और पहुंचेंगे विलियम शेक्सपियर तक। रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे परिणीता पर, फिर आगे बढ़ जाएंगे और तब हम समझेंगे कि हम किस रूप में जिम्मेदार हैं। आइए हम बात को शुरू करते हैं। मनुस्मृति के 9वें अध्याय का जो 3रा श्लोक है वो कहता है, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थवीरे पुत्राः, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। मतलब जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है, कौमार अवस्था तक जब पहुंचती है, उस समय तक पिता को उसकी रक्षा करनी चाहिए या करना ही चाहिए। विवाहोपरांत भर्ता यानी पति की
जिम्मेदारी या उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो अपनी स्त्री की रक्षा करे। आगे बढ़ते हैं। जब वृद्धावस्था को स्थवीरे पुत्रा, पुत्र बुढ़ापे में रक्षा करे। क्यों करे भाई? बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक क्या स्त्री इतनी अबला है कि उसकी रक्षा की आवश्यकता है कि हर कदम पे उसके साथ कोई लाठी लेके खड़ा रहे? एकदम। क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है, ना स्त्री स्वातंत्र मरहति, कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसको जो फेमिनिस्ट ब्लॉक है वो बड़ी ही खतरनाक तरीके से लेता है। अरे तो स्त्री स्वतंत्रता के विरोधी लोग हैं। ये अब तक के अनुभव से हमें समझ जाना चाहिए, इतना अवेयरनेस होता है फिर भी हम फंस जाते हैं। तो सवाल लाठी लेके खड़ा रहने वाले नहीं है, सवाल है कि जब किसी को ये ज्ञात रहेगा कि भाई हम इसकी ओर अगर आंख उठा करके भी देखेंगे तो इसके पीछे रक्षा में खड़े लोग हमारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तब मामला दूसरा हो जाता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब इस पे मैं एकदम मैं शास्त्र के बातों को वहीं तक, एक मिनट, वो हमारे साथ कुछ जीव जंतु रहते हैं तो वो घूमते फिरते रहते हैं। हाँ बैठो। तो अब मामला कहाँ आकर के रुकता है? आगे हम बढ़ते हैं। जिन बातों को समझने में हम कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। रुक जा बेटा, रुक जा। जिन बातों को समझने में हम असफल हो जाते हैं, यूरोपीय लोग कहीं ना कहीं उसमें सफल दिखते हैं। विलियम शेक्सपियर ने आज से लगभग 500 वर्ष पहले, 450-500 वर्ष पहले कह सकते हैं, एक नाटक लिखी थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसकी एक पात्रा है पोर्शिया। पोर्शिया अपने होने वाले पति के विषय में कहती है, जब वो एक अंग्रेजी का एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसे हम कहते हैं पन, एक ही शब्द को एक ही वाक्य में दो बार ऐसे इस्तेमाल करना या एक ही बार ऐसे इस्तेमाल करना कि दो अर्थ दे, तो यानी एक शब्द का ऐसा प्रयोग जो द्विअर्थी हो उसे हम पन कहते हैं। तो शेक्सपियर ने पन के माध्यम से कहा, पोर्शिया से कहलवाया। पोर्शिया कहती है, लेट मी गिव लाइट, मैं अपने जीवन या अपने दाम्पत्य जीवन में को प्रकाशित करूं, बट लेट मी नॉट बी लाइट, लेकिन मैं हल्की नहीं, हल्की से बेवफा का अर्थ आता है, मैं अपने पति के प्रति बेवफाई का काम ना करूं। लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट। क्यों भाई? फॉर ए लाइट वाइफ डथ, क्योंकि एक बेवफा स्त्री या पत्नी क्या करती है? मेक ए हैवी हस्बैंड। यहां देखिए, लाइट और हैवी का भी प्रयोग ऐसा हुआ है, हल्का और भारी का नहीं। हैवी का मतलब वो बोझिल, बीमार, जिसे हम आजकल वो एक अंग्रेजी का शब्द है एंजाइटी, डिप्रेशन में पहुंचाने वाला। अपने हस्बैंड को मैं हैवी हस्बैंड ना बना दूं। एंड नेवर बी बसानियो सो फॉर मी, सो बसानियो जो मेरा होने वाला हस्बैंड है वो मेरे लिए ऐसा नहीं होगा जिसके लिए मैं बेवफा हो जाऊं और वो बोझिल हो जाए। ये सारी बातें आ रही हैं। अभी मैं जहां आना चाह रहा हूं, आने के लिए मैंने ये माइलस्टोन्स तैयार किए हैं। हालांकि जिसका संदर्भ मैं देने जा रहा हूं वो संदर्भ शास्त्रोचित नहीं है, लेकिन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, तो मैं उसका संदर्भ परिणीता का एक अलग अर्थ में थोड़ी देर बाद दूंगा। रुक जा रुक जा रुक जा। तो होता क्या है कि हम मुसलमानों को लव जिहाद के लिए दोष दे देते हैं, कटघरे में खड़े कर देते हैं। आखिर हमारी युवतियां उनके झांसे में कैसे आ जाते हैं? तो एक बड़ा रटा रटाया सा मामला होता है। चूंकि मुसलमान जो है वो काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, उनके पास फॉरेन फंड रहता है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, महंगे महंगे गिफ्ट दे करके और तमाम तरीके से लड़कियों को लुभाने के लिए, लव जिहाद के जाल में फंसाने के लिए नाम बदल करके, कलावा पहन करके और मंदिर वंदिर जाने का नाटक कर करके लड़कियों को अब्दुल अजय बन करके, रहमान राजवीर बन करके, मोहसिन मोहन बन करके, मोहम्मद मोहित बन करके उन्हें जाल में फंसा डालता है। और फिर धीरे धीरे लड़कियों का एलिनिएशन शुरू हो जाता है, इंडॉक्ट्रिनेशन शुरू हो जाता है इस्लाम में,
और फिर वे पूरी तरह से लव जिहाद के जाल में फंस करके अपने समाज से पृथक हो जाती हैं। लेकिन इस बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें धोखा मिलता है। मिलता क्या है? इस चीज़ का परिणाम धोखा ही है। उन्हें अभक्ष खाने को कहा जाता है। जिस स्वाधीनता और स्वतंत्रता और फेमिनिज्म के नाम पर लड़कियां ये सारे जिसे कहते हैं व्यभिचार और अनाचार और स्वच्छंदाचार में जो फंस जाती हैं, जब उनके इन्हीं फ्रीडम पर फांस लगने लगती है, तब उन्हें लगता है कि अरे हमने ये क्या कर दिया। भाई हम तो स्वतंत्र होकर के और जीवन को एक फेमिनिस्ट डॉक्ट्रिन के साथ आगे बढ़ रहे थे, तुमने तो फिर ये बुर्का पहन लो तो ये तुर्का पहन लो। एक ही बात है, बुर्का और तुर्का एक ही चीज़ है। तो तुमने तो हमारे जीवन को नारकीय बना दिया। और तब खेल शुरू होता है विक्टिमहुड का। यहाँ तक की कहानी में हमें लगता है कि वो जो अब्दुल था, वो जो रहीम था, वो जो रहमान था, वो जो मोहसिन था, वो जो मोहम्मद था, उसने नाम बदल बदल करके धोखा दिया। तो हम उसको कटघरे में खड़े करते हैं। कहीं कहीं पर यूपी जैसे जगहों पर तो उन्हें गोली से मार करके उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जिस आइडेंटिटी को छिपा करके एक नई आइडेंटिटी को पाया था, तो भैया चलो तुमको एक तीसरी आइडेंटिटी दे देते हैं कि यू आर डेड फॉर एवर। तो वो भी होता है। लेकिन हम अपनी लड़कियों को कटघरे में खड़े नहीं करते हैं। लड़कियों को कटघरे में खड़े करने के पहले क्या हम कटघरे में खड़े होते हैं? हमने तमाम तरह की उन संस्थाओं को जिसे हम पाश्चात्य कहते कहते थकते नहीं थे, हम स्वीकार करते 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 कुछ इस कदर, जिसको कहते हैं ना कि हम एक जब हम कोई चीज़ को, जैसे कहने का मतलब है कि जब हम किसी दुर्गंध युक्त वातावरण में रहते हैं तो शुरू में हमारा अप्रोच रिपल्स का होता है, वी रिपेल इट, रिपल्सिव होता है। धीरे धीरे हम रिपेल करना प्रतिरोध कम कर देते हैं और उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने पहले देखिए, मैं फिर बार बार वो डिफेंस पे खेल के नहीं कहूँगा कि पहले हम क्या थे। हमारे यहाँ स्त्री स्वाधीनता उस अर्थ में थी कि उन्हें जितना उड़ना है उतना उड़ ले, ये स्वाधीनता थी। लेकिन जो मर्यादाएं युवकों के लिए थी उससे एक कदम आगे बढ़ के इसलिए युवतियों के लिए थी क्योंकि उनका जीवन युवकों के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण था। क्योंकि युवतियों के जीवन से पीढ़ियां बनती हैं, युवकों के जीवन से। तो दोनों तरफ अगर कहने अनुशासन कहेंगे, प्रतिबंध नहीं कहेंगे, अनुशासन युवतियों के लिए भी था, युवकों के लिए भी था। और इस अनुशासन के तहत ही पहले वो सारी स्वाधीनताएं स्वतंत्रताएं थी जब तक हमारे देश में इन विधर्मियों का, मलेक्षों का, मलेक्ष का मतलब क्या होता है? मल यानी कूड़ा करकट, गंदगी। मल का एक अर्थ तो आप जानते ही क्या होता है, हम मल त्याग करने जाते हैं। तो मलेक्ष का मतलब होता है जो मल की इच्छा करे। ये अंग्रेज, ये यूनानी, ये रोमन, ये मुसलमान, ये टर्की, ये परकी, ये सब लोग जितने लोग यहाँ आए, ये लोग मलेक्ष कहे गए, यवन कहे गए। मलेक्ष का मतलब ये मल की इच्छा को अपने जीवन की महत्वाकांक्षा बना करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो इनके संपर्क में आने से धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी मलेक्षता आने लगी। उस मलेक्षता का परिणाम क्या निकला कि पहले जिसको हम एक रिपल्सिव तरीके से देखते थे कि भाई हमको स्त्रियों को स्कूल कॉलेज भेजना है, तो पहले हमने उनकी महिला पाठशाला, कन्या पाठशाला ऐसे करके किया, महिला महाविद्यालय या फिर अलग अलग तरीके से किया। फिर धीरे धीरे करके हमने सहशिक्षा को भी स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं है, सहशिक्षा को स्वीकार किया। फिर वो तमाम तरह के हॉस्टल्स को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमने अपनी निगरानी रखी। लेकिन धीरे 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 करके निगरानी का जो एक देखिए, तो ये भी कह सकते हैं जो लड़की दिन रात घर में रह रही है उसके ऊपर भी ये फंदा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज में हो रही तमाम उन कुरीतियों का असर तो किसी ऐसे व्यक्ति पर भी पड़ेगा जो अपेरेंटली तो है अनुशासन में, लेकिन उसके मन के अंदर उस मौके की तलाश है कि मौका मिले नहीं कि हम उड़ करके एक ऐसे खड्ड में गिर जाए। उड़ते हैं हम ऊंचाई के लिए हैं, लेकिन उड़ करके कोई खड्ड में गिर जाए, जैसे कि आसाम के जतिंगा नामक जगह में पंछी ऊंचाई पर जाते हैं और फिर वो नीचे एक फ्लाइट लेते हैं, नोज डाइव करके आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस तरह से जतिंगा के पंछियों की भांति आत्मघातक फ्लाइट लेना उन्हें पसंद आता है, क्योंकि समाज उनको एक कहते हैं ना कि द पास्चर इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। उस साइड वाला जो पास्चर है वो बहुत सुहाना है। इस रूप में हम दिखा करके उन्हें उधर ले जाते हैं। हमने घर में अपने बच्चों के साथ उन आदर्शों की चर्चा बंद कर दी
यद्यपि परिणीता की चर्चा मैं कर ही लेता हूँ। परिणीता में ललिता और शेखर नामक दो पात्र हैं। ललिता, हालांकि इसमें भी लव मैरिज है, मैं लव मैरिज के पक्ष में एकदम नहीं हूँ और विरुद्ध अवश्य हूँ। क्यों? क्योंकि हमने समाज में, लेकिन उसकी चर्चा मैं इस रूप में करना चाहता हूँ कि आज की लड़कियों का, जैसे वो पोर्शिया कह रही है, लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट, मैं प्रकाश देने वाली बनूं लेकिन मैं हल्की बेवफा स्त्री ना बनूं। उसी प्रकार से परिणीता में जो ललिता नाम की जो लड़की है और उसके एक पड़ोस में रहने वाला शेखर नाम का जो एक युवक है, वो खेल खेल में बचपन में ही किसी तरह से एक सीक्रेट मैरिज कर लेते हैं, मतलब वो गुप्त विवाह कर लेते हैं। और जब ललिता की विवाह की बारी आती है तो वो कहती है कि मैं किसी और को वर नहीं सकती क्योंकि मैं अब पहले से ही विवाहिता हूँ, परिणीता हूँ। ये बात क्यों आती है? क्योंकि वो कमिटेड है। यहाँ पर मैं परिणीता में लव मैरिज की ओर नहीं जा रहा हूँ। इसमें एक स्त्री का जो, जिसे हम एक उर्दू के शब्द से वफा कहते हैं, फेथफुलनेस कहते हैं, या हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई हम जैसे हमारे यहाँ तो और बृहत शब्द है, पतिव्रता का शब्द है, वो तो खैर बहुत ऊंचाई वाला शब्द है, लेकिन उसी के इर्द गिर्द के शब्द हैं वफा, फेथफुलनेस, लॉयल्टी, ट्रस्ट। तो वो कहती है कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। फिर फिल्म की कहानी है वो कैसे वो फिर पुराने लव में ही उनको रहना पड़ता है, विवाह में रहना पड़ता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, जैसे हम होटल में जाते हैं, अरे यार इस मिठाई में मज़ा नहीं आया, थोड़ा उसको भी ले आओ। अरे इस होटल में बहुत खाली है, चलो आज दूसरे रेस्टोरेंट में हम चलते हैं। अरे यार इस रेस्टोरेंट में तो मज़ा ही नहीं आता है, वहाँ का डोसा जो चलो क्या मज़ेदार होता है। इस प्रकार हमने, जैसे मैंने सुना है लोगों से कि भाई हम कपड़े एक तो पहनते नहीं, हर दिन बदल बदल कर पहनते, बहुत अच्छी बात है। तो लाइफ पार्टनर क्यों एक ही रखा जाए? मंडे के लिए एक होना चाहिए, ट्यूसडे के लिए दूसरा होना चाहिए, दूसरी होनी चाहिए, वेडनेसडे, और ऐसे करके तमाम अलग अलग। फिर नहीं तो लेटेस्ट मेक इट, इधर लेटेस्ट मेक इट डेली और वीकली और मंथली। ईयरली तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वार्टरली भी बहुत लंबा हो जाता है। तो मंथली बेसिस पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को चेंज करना और इसको कहना कि दिस इज विमेंस इमेंसिपेशन, विमेंस फ्रीडम, विमेंस लिबरेशन, और फेमिनिज्म के इस गंदे बजबजाते हुए नाले के आड़ में ऐसे लोगों को भौंक भौंक के भगा देना, गुर्रा गुर्रा के भगा देना, जो शास्त्रों की बात करते हैं, मर्यादाओं की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, और फिर मनमौज करना, ये तो बड़ा खतरनाक है। तो अब वो ये जो हमारा अप्रोच, क्योंकि देखिए जब तक हम कोई किसी कन्विक्शन में नहीं जाते हैं, देखिए एक अपराधी, एक चोरी करने वाला, एक मर्डर प्लान करने वाला, एक बहुत ही खतरनाक किसी षड्यंत्र को, बैंक रॉबरी को करने वाला, सभी में क्या कॉमन होता है? एक कॉमन होता है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इंडेक्स। वो उसके अंदर का जब उस काम को एग्जीक्यूट करता है तो उसका डोपामिन लेवल हाईएस्ट होता है। नहीं तो चोर चोरी नहीं कर सकता, डकैत डकैती नहीं कर सकता, मर्डरर हत्या नहीं कर सकता, कोई बहुत बड़ा जो जिसे कह सकते हैं कि वो कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता, कोई बहुत बड़ा सैबोटाज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब डोपामिन हाई रहता है हमारा, तो हमको परिणाम नहीं दिखता है। ठीक उसी प्रकार से आज समाज में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, वो सब एक जो फॉल्स डोपामिन स्कैटर्ड क्लाउड से हम ढक गए हैं, और हमको लगता है कि अब अरे इसका कोई परिणाम नहीं होता है, जब सारी जिंदगी अपने हाथ में है। फिर हम वो किसकी बात करने लगते हैं? फिर हम बात करने लगते हैं चार्वाक की, या जीवेतम सुखम जीवेतम ऋणम कृत्वा धृतम पिबेतम भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः, देह में व आत्मा मरण में वो मोक्षः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। सब कुछ खत्म होने वाला, जब तक जियो मौज से जियो। इस तरह के, अब एक आता कैसे है? ये आता है कॉन्विक्शन बाय एसोसिएशन। तो सबसे खतरनाक जो एसोसिएशन है हमारा, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। वो हमें कन्विंस कर देता है, हमारे टीचर्स, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसा वो जैसे कहने का मतलब इतने डिफेंसिव पे और वेस्ट के इतने दबाव में रहते हैं, जो कॉन्स्पिरेसी ग्रुप्स जो हमारे शिक्षा जगत को चला रहे हैं, लेफ्ट विंगर्स, उनके दबाव में होते हैं कि कोई आज एक शिक्षक किसी स्कूल में कह दे कि ये जो फेमिनिज्म, महिला स्वतंत्रता वगैरह सब बेकार की बंडलबाजियां हैं, इस तरह की तमाम जो बाइनरीज हैं जहां पर समाज में द्वंद्व क्रिएट करके और फिर समाज को तोड़ने की बात है, परिवार सिस्टम को तोड़ने की बात है, महिलाओं को बहकाने की बात है, दूसरे ही दिन उसके स्कूल के मैनेजमेंट वाले लोग, उसके प्रिंसिपल वगैरह मिलकर उसको सस्पेंड कर देंगे। तो ये जो वैलिडेशन है,
कॉन्विक्शन बाय एसोसिएशन जो है वो हमें स्कूलों से मिल जा रहा है बच्चों को। वो करेंगे क्या जनाब? और यहीं से आकर के, और घर में हमारे पास समय नहीं है, मेरे पास मेरा मोबाइल, मेरे पास मेरा लैपटॉप, मेरे पास मेरा कंप्यूटर, मेरे पास मेरी अपनी दुनिया, मैं खुद ही व्यस्त हूँ, मेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं है कि हम घर के लोगों को एक बार झांक के भी देख लें कि भाई कोई कैसे रह रहा है। ऐसे में बच्चे अगर थोड़े बहुत इधर उधर जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना ठीक नहीं है, अरे भाई आप इतने गंभीर हैं, आपकी बात इतनी मान ली जाएगी? आप अपनी बात नहीं मानते, आपने अपनी परंपराओं को नहीं माना, आपने अपने शास्त्रों को नकार दिया, आपकी बात आपके बच्चे मान लेंगे? आप पैसे के बल पे बुढ़ापे में 50 नर्स रख के अपनी सेवा करवा सकते हैं, लेकिन बाल बच्चे आपकी बीमारी की अवस्था में झांकने नहीं आएंगे, क्योंकि हमने ऐसा प्रबंध ही नहीं किया अपने लिए। ऐसे में अगर हम आज भी चेत जाएं, शुरुआत घर से करें। बड़ी बड़ी पहले फिल्में आती थी, सती अनसुईया, तमाम उन माताओं के ऊपर बनी हुई फिल्में आती थी, सती सावित्री, एक इन कथाओं से कि भाई कैसे एक स्त्री, और संतोषी, जय संतोषी माँ एक फिल्म आई थी जिसमें अपने पति को कहीं से बचाने के लिए वो कैसे कैसे व्रत करके, क्या उनको बहकाने के लिए लोग नहीं आए थे, लेकिन उनका क्या था, उनका भी था कॉन्विक्शन बाय एसोसिएशन। कॉन्विक्शन बाय एसोसिएशन के तहत वे कुछ इस कदर अपने मूल्यों से जुड़ी थी कि उन्हें कोई बहका नहीं सकता था। आज क्या है, आज हमको समाज वैलिडेशन दे रहा है। आज अगर घर परिवार या हमारे जैसे इक्का दुक्का लोग रोकने का प्रयास करें, चिल्लाने का प्रयास करें, तो पूरा का पूरा समाज हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अरे तुम महिलाओं के विरोधी हो, तुम स्त्री स्वतंत्रता के लिए बाधक हो। फिर वो गाना गा देगा ना, किसी फिल्म का था कि फलाने तू सेहत के लिए हानिकारक है। अरे वाह, तो फिर तो मामला जमता है। लेकिन अगर हमें इस तरह की बातों से, क्योंकि परिणाम तो अच्छा नहीं होगा। एक बार अगर किसी तालाब में चारों तरफ से गंदे, देखिए हम ऐसा मान लेना, ठीक है, हिंदू समाज जिसे कह सकते हैं कि वो जाह्नवी है, वो गंगा माता है, वो बह रही है, लेकिन हम जो दूर दूर हैं इन जगहों से, जो हम छोटे छोटे तालाब के रूप में जो समाज बने हुए हैं, उनमें अगर गंदे नालों का पानी आना शुरू हुआ ना, तो हम तुरंत ही बजबजाते हुए एक ऐसे बदबूदार स्थल बन जाएंगे जिसे तालाब तो कोई दूर कहेगा, कोई कहेगा ये नारकीय स्थल है। हम अपने आप को नारकीय स्थलों में बदलते चले जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। हमें रोकना होगा, उन नालों का स्रोत कट करना होगा, क्योंकि एक बार जब अपवित्रता का जो अभियान जो चल पड़ा है उससे बाहर निकालना होगा, तो कहीं ना कहीं घरों में हम अपने जो हम कह सकते हैं गृह पाठशाला शुरू, ठीक है, स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। स्कूलों में तो इतना बर्डन दे दिया गया है बच्चों पे कि पढ़ते 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 वो इसे कहते हैं ना, पढ़ते पढ़ते मर जा रहे हैं लोग। शरीर जिंदा रह रहा है, मन से वो मर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें अगर थोड़ी भी अगर कोई बात सुनाई जाए, शास्त्र की, परंपरा की, इतिहास की कोई बहुत बड़ी ऊंची वाली कहानी सुनाई जाए, वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, होमवर्क है, तो ये है, तो वो असाइनमेंट है। थोड़ा बड़े हुए तो करियर को लेकर के आज ये एग्जाम है, परसों वो एग्जाम है, कल वो एग्जाम दे करके आए हैं, उसके बर्डन से ये तमाम तरह के स्ट्रेसफुल एटमोस्फियर में रहते रहते बच्चे इस कदर से सड़ते गलते चले जा रहे हैं कि उनके पास समय नहीं, हमें समझाने का समय नहीं, और हम एक बजबजाते हुए तालाब को आने वाले समय में एक नारकीय कुंड की तरह, वो नरक कुंड की तरह हम बदलने को एकदम प्रस्तुत है, और दोषारोपण करने के लिए आईना घुमा देना है मुसलमानों की तरफ। अरे भैया, वो तो मैंने शुरू में ही कहा, वो दुर्गंध युक्त नाले हैं। कोई अगर कहे कि एक दुर्गंध युक्त नाला अपने दुर्गंध के लिए जिम्मेदार है, तो ये तो इसको कहते हैं, ये तो ऑक्सीमोरोन हो गया। गजब हाल है भाई। जो दुर्गंध देने वाला वो दुर्गंध ही देगा, उसको जिम्मेदारी का क्या मतलब है उसके लिए? वो तो वही करेगा, ठीक है, वो उसका उपाय हो रहा है। उसका उपाय योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं, हिमंता विश्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री हैं। अब तो बीजेपी वालों ने ही जब लव जिहाद का ठेका ले रखा है, उन्होंने जब ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना रखा है, रेखा गुप्ता और पता नहीं कौन यादव है वहाँ मध्य प्रदेश में, भजन लाल, जो स्वयं ही मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि वो एक तरह से कहे कि वो हाई प्रोफाइल के, वो लोग लव जिहाद के प्रमोटक हैं। उनके अंदर वो रीढ़ है ही नहीं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि यू डोंट हैव ए रॉड डाउन योर स्पाइन। ये रीढ़ विहीन लोगों को मुख्यमंत्री बहुत जगहों का बना दिया है, और बना नहीं दिया है, ये लोग रीढ़ विहीन थे, इनको कुछ भी बना दीजिए वही रहेंगे। और जो पहले से ही रीढ़ युक्त रहेगा तो वो काम करेगा।
तो इन सब चीज़ों के खिलाफ काम करना होगा। लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अपनी बात को यहाँ पर निष्कर्ष में पहुँचाता हूँ कि जिम्मेदारी हमें अपनी लेनी होगी। समाज में हमें आंखें खोल करके रखना पड़ेगा। आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे पहले था ना कि अगर कोई मोहल्ले का कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई युवक युवती कुछ भी गलत सलत करने का अगर मन में सोचता भी था तो चारों तरफ निगाह लगा करके अरे ये तो फलाने हैं, ये तो ठिकाने हैं, और वो डर जाता था। मैं आपको अब इस बात को समाप्त करूंगा कि बात है 2000 नहीं नहीं 4 या 5 की बात होगी। मैं मुझे किसी पुलिस थाने से वहाँ के इंचार्ज का फ़ोन आया कि एक मामला आया है, मुसलमान के द्वारा एक लड़की को फंसा करके ऐसे वैसे करने का, आप आ जाइए। मैं गया। उस एक विशेष समुदाय हिंदू समाज की एक लड़की थी, उसे रखा गया। मैं बहुत क्रोधित हुआ। मैंने तमाम तरह से उस लड़की को आड़े हाथों लिया। पुलिस वाले बैठे थे, मैंने वहीं पर उसे तमाम प्रताड़नाएँ दी कि तुमने कैसे नाक कटवाया। उन्होंने कहा कि ये लड़की स्वयं ही उनके पास चली गई थी और उनके बीच में रह रही थी। जब हम सर्च ऑपरेशन किए तो मुसलमान के बड़ी खतरनाक मोहल्ले में, उन सब जगहों का नाम लेने से अच्छा मैं सीधे आगे बात बढ़ाऊं, वो एक पलंग के नीचे छुपा दी गई थी और उसके घर के अंदर इतना दुर्गंध युक्त वातावरण था कुछ मांस वांस पकने का कि पुलिस वाले नाक पर रुमाल बांध के गए थे। फाइनली लड़की आई तो मैं आपको बताऊं, मेरा वो मेरी आंखों में आज तक गड़ा हुआ है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें लज्जा नहीं आई ऐसे करते हुए? उस लड़की ने निर्लज्जता से आंख उठा करके मेरी ओर ऐसे तरेरा है जैसे आप समझ सकते हैं, ऐसे करके। मैं घबरा गया। अरे उसका भाई बैठा है, दीदी दीदी कर रहा था। हमने कहा भाई दीदी दीदी कर रहा है, घर से तलवार ला मार दे ऐसे। तब वो लड़की फिर आंखें तरेर रही है। उसका मतलब उसकी आंखों से जो मेरी भावना थी कि अरे तुम क्या तलवार लाओगे, हिंदू समाज एकदम कायर समाज है, मुसलमानों की जो पूरी फौज है हमें बचा लेगी। उस केस को मैंने थोड़ी देर फिर उसके परिवार के लोग ले गए। फिर कुछ दिनों तक मैंने परस्यू किया। फिर वो लड़की को उन लोगों ने कहाँ ले जा करके कैसे रिहेबिलिटेट किया मुझे नहीं पता है, लेकिन पुलिस वाले चाहे तो चंगुल से बचा। ऐसे मैंने क्राइम रिपोर्टर के रूप में मैंने दर्जनों ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें दर्जनों से मतलब है उसमें एक आध तो ऑर्गेनाइज थे और एक आध ऐसे थे। तो ये सारे मामले जो हैं बड़े ही खतरनाक मामले हैं, बड़ी खतरनाक मामले हैं, क्योंकि समाज आज एक गर्त में जा रहा है। आईना घुमा करके हम आगे आए और हम अपनी परंपराओं को, जिसे कहते हैं ना कि परंपराओं को याद करें, अपने परिवार में उसकी चर्चा करें, अपने गौरवशाली परंपरा से। ठीक है, हिंदू समाज का जितना छोटा या जितना बड़ा हिस्सा बच सके। ये कहना कि ये तो कलयुग है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो भाई जब सब कुछ खत्म हो ही रहा है तो इतना मिडिल ईस्ट में पेट्रोल है, इतने जो नीचे से तेल निकाल रहे हैं वो सबको लाओ, एटम बम लाओ और एक साथ पूरी दुनिया में फिट कर दोगे, कि दिन में खत्म कर दो, क्या जरूरत है? अब सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है तो हम क्यों खड़े हैं भाई? नहीं, हम अपने कर्तव्य से नहीं च्युत हो सकते, नहीं चूक सकते। हमें अपना कदम आगे बढ़ाना ही होगा, उठाना ही होगा। तो हमें अपने गिरेबां में झांकना होगा, अपने आप को आईना दिखाना होगा कि नहीं भाई ये हमारी गलती है। लड़कियां कैसे करके, सबसे पहली बात है कि हमने यहाँ एक जाति व्यवस्था बना रखी है कि अब एक लव मैरिज के नाम पे चलिए, बॉलीवुड का वो जो कॉन्विक्शन है, जो मिल गया उसी के साथ चले जाना है। कोई विचार नहीं करना है कि वो नीची जाति का है, ऊंची जाति का है। अब तो आरएसएस वाले और खतरनाक खेल रच देते हैं, जाति व्यवस्था को खत्म करो। अरे कैसे खत्म कर दो? ये तो एक अलग ही विषय है कि जाति व्यवस्था एक ऐसी मतलब आदर्श व्यवस्था है, इतनी पवित्र व्यवस्था है जिसने समाज को अनुशासित रखा है। उसे ही खत्म कर दोगे तो फिर बचाओगे किसको? फिर तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर तो जो कहते हैं ना कयामत का दिन आ जाएगा। ऐसे कयामत के दिन से अगर बचना हो तो हमारी व्यवस्थाओं को मानना पड़ेगा और हमें अपने बच्चों के अंदर ये जाति गौरव, ये जो हमारा सनातन गौरव है उसको लाना पड़ेगा। जाति गौरव से मतलब वो जाति भेदभाव वाली बात में नहीं कर रहा हूँ, घृणा की बात में नहीं कर रहा हूँ। सभी क्योंकि देखिए, रोटी और बेटी ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अनुपालन अगर नहीं किया जाएगा तो समाज भ्रष्ट होकर के ही रहेगा। कहीं भी खा लेना, कुछ भी खा लेना, किसी से भी प्यार मोहब्बत की बात करके शादी विवाह के हद और मतलब भयानक हद तक चले जाना, आतंकित हद तक चले जाना और फिर अपने आप को ये कहना कि अरे भाई ये तो अनजाने में हो गया। परिणाम तो आएगा। देयर इज रिजल्ट
देयर आर कंसिक्वेंसेस ऑफ एवरी एक्शन है, आप उससे बच नहीं सकते। हर एक्शन का एक कंसिक्वेंस है, वो आएगा। देख लीजिए, दुनिया के तमाम सर्वेज बताते हैं लव मैरिजेस डू नॉट फेल, दे डू फेल। लव मैरिजेस फेल, नो 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 नो, लव मैरिजेस डू फेल, वो असफल होकर के ही रहते हैं। सामान्य विवाह असफल हो जाए तो हो जाए, सफल हो जाए तो हो जाए, 99% संभावना है सफल हो जाने की। लेकिन लव मैरिजेस का एंड असफलता में होना ही होना है। आप तमाम सर्वेस करके देख लीजिए, अगर उस लव मैरिज में जाति व्यवस्था का पालन हुआ है तब तो खैर 90% संभावना उसके बचने की है। ये कोई, आप कहेंगे क्या आधार है भाई, ऐसे कुछ बक देना है क्या? नहीं भाई, ये अनुभव का आधार है। हर चीज़ को एक यूरोपियन बाइनाकुलर से देख करके, टेलीस्कोप से देख करके ये स्टडी किया गया 15 लोगों पे, ये 1500 पे किया गया। इन आधारों पर किसी चीज़ को लेके चलना और ये कहना कि मैंने इस आधार पे कह दिया, इन नौटंकी में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये अनुभव जनित चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें स्टडी किताबों से परे जा करके देखने समझने योग्य होती हैं और अनुभव जनित होती हैं। तो इसे कहने का मतलब है कि जब ठंड पड़ेगी तो हमें ठंड लगेगी, जब गर्मी होगा तो हमें गर्मी लगेगी। उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना होता है। इसीलिए आईना अपनी ओर दिखें, अपने आप को दिखा करके हम उसी तरफ से आगे बढ़ें और आने वाले समय में अपने समाज की और अपने युवतियों की रक्षा करें। क्योंकि उन्हें, जैसे युवकों के लिए अनुशासन है वैसे युवतियों के लिए भी है, लेकिन उनके लिए एक कदम आगे इसलिए है कि उनकी जो वल्नरेबल है, उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो युवकों से अधिक है। ऐसा नहीं है कि युवक वल्नरेबल नहीं है, वो भी फंस सकते हैं, वो भी गिर सकते हैं, उनके लिए भी गर्त है, उनके लिए भी वो खतरनाक बजबजाता हुआ कुंड है। लेकिन युवतियों के लिए वो और सहज है, क्योंकि वो अबला है। इसीलिए मनुस्मृति से लेकर तमाम शास्त्रों ने स्त्रियों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह के प्रावधान किए हैं। उन्हीं में से एक प्रावधान है पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थवीरे पुत्राना स्त्री स्वातंत्र मरहति। इसी के साथ आज की इस वार्ता को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।